तो ये इंसान गॉड की एक गलती के कारण मारा गया और गॉड इसे दूसरे वर्ल्ड में रिकार्डिनेट करने के लिए सोच रहे होते हैं। ये सोल कहती है उसे ऐसे वर्ल्ड में जाना है जहाँ पर दूर दूर तक कोई सिविलाइजेशन ना हो। और हमारे मेन कैरेक्टर के पिछले लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो अब वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ को पीसफुली जीने के लिए एक फार्मर बनना चाहता है। ये सुनते ही गॉड उसे हेल्थी बॉडी के साथ दूसरे वर्ल्ड में रिकार्डिनेट कर देते हैं। साथ ही में वो उसे ऑलमाइटी फार्मिंग टूल भी दे देते हैं, जिससे कि वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है। तो ये एनीमे काफी कमाल की होने वाली है, तो अपने 10 मिनट निकाल के इस एनीमे को जरूर से वॉच करना। आपको इस एनीमे के अंदर काफी मजा आने वाला है। तो चलो फिर आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में होता है। तो अचानक उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है। ये इंसान मारा जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो दूसरे वर्ल्ड में रिकार्डिनेट हो चुका होता है। और वो सोचता है अरे यार मैंने फिर से वही सपना देखा। ये बंदा जैसे उठ के बाहर जाता है उसकी मेट वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है मुझे माफ करना, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। और वो कहता है अरे चिल चिल कोई दिक्कत नहीं है। और वो कहता है और तुम मुझे मास्टर कहना बंद करो। जब वो आगे जा रहा होता है तभी उसे किचन से एक आवाज आती है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तभी एक मेट वहाँ पे रेड स्लाइम को पका रही होती है और वो उसे कहती है अरे मालिक क्या मैं इसे भून दूं? वो बोलता है अरे नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो। तभी हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हिराकू, वो बाहर आकर स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और वो देखता है कि आसमान में दो दो चांद हैं। और वहाँ पे दो लड़कियां आ जाती हैं जो हिराको से बात कर रही होती हैं और वो पूछती हैं कि आज तुम काफी जल्दी उठ गए। वो रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी बस इसीलिए। तभी वो दोनों उससे पूछती है आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे उस रात वही सपना आया था और मुझे वैसा लगता है कि वो मेरा सपना नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरी पास्ट लाइफ हो। उसके बाद हम उस विलेज का व्यू देखते हैं जहाँ पर अलग अलग स्पीसीज अलग अलग काम कर रही होती हैं, जैसे कि फार्मिंग और छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। हिराको ये सब देखकर सोचता है जब वो इस वर्ल्ड में आया था तो ये सब उसने इमेजिन बिल्कुल भी नहीं किया था, तो वो ये सब सारा कुछ कर पाएगा। तो अब हमारी ये कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हिराको की डेथ कैसे हुई थी। वो एक गॉड के सामने होता है और वो गॉड कहते हैं कि तुमने इस वर्ल्ड में 39 इयर्स स्पेंड किए थे, लेकिन तुम्हें एक ऐसी बीमारी हुई जिससे तुम सही नहीं हो पाए और तुम मारे गए। और उसकी सोल ये सारी बातें सुन रही होती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी गॉड उससे कहते हैं मैं तुम्हें एक ऐसी लाइफ देने वाला हूँ जिसमें तुम्हें कोई बीमारी ना हो, यानी कि एक हेल्दी बॉडी। फिर वो गॉड कहते हैं तुम इस वर्ल्ड में मेरी वजह से मारे गए और मैं तुम्हें एक न्यू लाइफ देना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? और हिराको इसके लिए मान जाता है। फिर गॉड उससे पूछते हैं क्या तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है? तो हिराको बोलता है हाँ मैं एक फार्मर की जिंदगी जीना चाहता हूँ, जैसे कि मैं पहले से चाहता था कि मैं ऐसी जगह पे रहूँ जहाँ सिविलाइजेशन से बहुत दूर हो और वहाँ पर काफी कम बंदे आते हो। तो चलो मैं अपनी गलती की भरपाई करने के लिए तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ और साथ ही में मैं तुम्हें एक ऑर्मी पोर्टेड फार्मिंग टूल भी देने वाला हूँ जो कि तुम्हारे काफी काम आएगा। तो अब जाओ और अपनी न्यू लाइफ एंजॉय करो। तो अब जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो नोटिस करता है कि वो एक जंगल में है और वो साथ ही में खड़ा भी हो पा रहा है और पुरानी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चलो अब मैं जिंदा हो ही चुका हूँ, अब मैं फार्मिंग भी कर सकता हूँ जो कि मैं काफी लंबे टाइम से करना चाहता था। अब आएगा ना मजा। जब वो अपने कपड़ों को देखता है तो उसे लगता है कि वो किसी गेम के विलेजर्स के कपड़े पहन के रखा है और वो सोचता है कि उसके पास तो ओमनी पोर्टेड फार्मर टूल है, तो चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगले ही पल उसके हाथ में एक टूल आ जाता है जिससे कि वो जमीन को खोदना शुरू करता है और वो नोटिस करता है वो जितना भी जमीन को खोदता जा रहा है वो उतना थकान महसूस नहीं कर पा रहा है, चाहे जमीन कितनी भी सख्त क्यों ना हो। ये सॉइल तो काफी फ्लफी है, इसके अंदर तो वेजिटेबल आराम से उग सकते हैं और मैं इस वर्ल्ड में आ तो चुका हूँ पर मुझे खाने और पानी का इंतजाम करना होगा। जब वो एक जगह खड़े होकर रिवर की आवाज सुनने की कोशिश करता है तभी उसके पीछे से कोई चीज बहुत तेज जाती है। वो उसे देखकर काफी डर जाता है। मैं यहाँ आ तो चुका हूँ पर यहाँ मॉन्स्टर मुझ पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। अब वो सोचता है कि उसे रहने का ठिकाना भी बनाना होगा। जब वो यहाँ से आगे जाता है तो उसके सामने एक काफी बड़ा सा पेड़ होता है। उसे वो देखकर सोचता है कि उसके लिए ये काफी अच्छा लैंडमार्क हो सकता है। अब वो सोचता है चलो अब यहीं पे रुकते हैं। अब इराको यहाँ पर एक कुएं को ढूंढने की बहुत ट्राई करता है पर उसे यहाँ पर कोई भी कुआं नहीं मिलता, जिससे उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने पावर्स का यूज करके एक शवल बना लेता है। वो सोचता है कि वो अपने पावर्स का यूज करके काफी सारे टूल्स बना सकता है लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं बना सकता। उसके बाद हिराको गुस्से में खोदना शुरू करता है और थोड़ी देर खोदने के बाद उसे पानी मिल भी जाता है। फिर वो बोलता है अरे वाह मुझे पानी मिल भी गया, लगता है गॉड ने मेरी हेल्प की है। वो अब इस जगह को अपना बेस बनाने के लिए पूरे के पूरे मैदान को सफा चट कर देता है पर अभी भी उसके सामने एक पेड़ खड़ा हुआ रहता है। उसके बाद वो अपने एक्स को एक्सपॉन कर लेता है। चलो अब मैं इस पेड़ को यहाँ से काट देता हूँ, फिर यहाँ से, फिर उसके बाद ये पेड़ अपने आप ही गिर जाएगा। जब वो पेड़ पर स्ट्राइक करता है तो वो पेड़ एक ही झटके में गिर जाता है और हिराको
बाल बाल बचता है और वो अपने और भी पोर्ट्रेट फार्मिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग टूल बना रहा होता है। और वो ये कह रहा होता है ये सारे फार्मिंग टूल्स नहीं है, लेकिन मैं जिस चीज के भी बारे में सोचता हूँ मुझे ये टूल वो चीज बना कर दे देती है। ये सब करते हुए शाम हो जाती है और हिराको जैसे ही देखता है कि दिन ढल चुका है वो बहुत हैरान हो जाता है। तो वो अब ये सोचता है कि उसे लाइट का इंतजाम करना होगा और वो भी काफी जल्दी। और तभी उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि उसे एक माचिस बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये भी काम नहीं करेगी। अब वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाल कर आग जलाने की कोशिश करता है। शाम काफी ज्यादा हो चुकी थी इसलिए आग जलाना इम्पॉसिबल हो गया था। जिसके बाद हिराको उस पेड़ के अंदर एक घर बनाकर रहना शुरू कर देता है और वो ये बात देखकर काफी शॉक्ड होता है कि वो रात में भी देख सकता है। और वो चांद को देखकर कहता है अब सच में मैं दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ। और जैसे ही सुबह होती है उसके बाद हिराको जल्दी से मैग्नीफाइंग ग्लास से आग जला लेता है और साथ ही में ये पूरे के पूरे एरिया को साफ भी कर देता है। इतना ज्यादा काम करने के बाद हिराको काफी ज्यादा थक जाता है और वो कहता है कि फाइनली मैं थकान महसूस कर रहा हूँ और उसे भूख भी लग रही है। और तभी अचानक हम देखते हैं उसे एक पीछे से आवाज आती है। उसके पीछे एक रैबिट जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उस पे अटैक करने ही वाला होता है। तभी वो अपने टूल्स इसकी खटिया खड़ी कर देता है और रात में इससे ही पार्टी करता है और कहता है चलो अब तो खाने का इंतजाम हो गया। और पेट पूजा करने के बाद वो एक टॉयलेट भी बना देता है जो कि दिखने में कुछ ऐसा लग रहा होता है। और वो एक कहता है कि चलो अब ये काम मैं आराम से अब कर सकता हूँ। और जैसे उसके डबल रोटियों पे हवा लगती है वो एक पूरा कमरा बना देता है। अरे हाँ अब बिल्कुल सही अब दोबारा से वो अपने काम पर लग जाता है और काम करते करते वो सोचता है कि अब वो यहाँ पे क्या उगाए, आलू टमाटर बैगन या मूली। और अब उसे ऐसे ही काम करते करते शाम हो जाती है। अब वो सोचता है कि उसने इतने बड़े बड़े खेत तो बना ही दिए हैं पर उसके पास तो कोई सीड ही नहीं है जो कि उसे यहाँ पर बोने थे। अब वो कहता है अरे यार अब मुझे शीट्स कलेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट में जाना होगा। और ये बोलने के बाद वो सोने के लिए चला जाता है। पर नेक्स्ट डे जब वो यहाँ आकर देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर प्लांट्स आना शुरू हो चुके हैं। तो फाइनली मेरे खेतों में प्लांट्स आना शुरू हो चुके हैं। तो अब बस उसे मॉन्स्टर से उन्हें बचाना होगा। और वो अब उन सारे प्लांट्स की काफी अच्छे से देखभाल कर रहा होता है, जैसे कि उन्हें फ्रेश लगाना और पानी देना। और साथ में ही वो अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेता है। और जैसे ही उसका सारा काम खत्म हो जाता है तो वो नोटिस करता है कि वहाँ पर कुछ डॉग हैं। और वो सोचता है कि ये दोनों काफी घायल और उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो उस पर अटैक करेंगे। तो हिराको उनकी हेल्प करता है और खाने के लिए उन्हें मीट भी देता है। और वो उन्हें देखकर सोचता है कि फार्मर के लिए डॉग्स होना भी जरूरी है और उसे बहुत 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 ज्यादा खुशी होगी अगर ये दोनों उसके साथ रहेंगे। पर तभी अचानक वो नोटिस करता है कि फीमेल डॉग की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और ये मेल डॉग उसके ऊपर गुर्रा रहा होता है। अब हिराको उन्हें लेकर अपने घर पर आ जाता है और उन्हें देखकर पैनिक हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं अब इन दोनों की हेल्प कैसे करूं। इसके बाद वो रात में उन दोनों से अलग जाकर सो जाता है और जैसे ही वो सुबह जाकर उन्हें देखता है तो वो ये देखकर काफी खुश होता है। यहाँ पर काफी सारे क्यूट क्यूट से पपीज होते हैं और ऐसे ही काफी लंबा टाइम बीत जाता है और ये क्यूट से पपी और डॉग यहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। उन पपीज को हिराको की हट बहुत ज्यादा पसंद आती है तो इसलिए हिराको अपने लिए दूसरा हट बना लेता है जो उनसे बड़ा होता है और वो दोबारा से अपने खेतों में आ जाता है क्योंकि हार्वेस्टिंग का टाइम हो चुका है। और जब वो उन टमाटर्स को चख कर देखता है तो वो काफी मीठा होता है और उसके डॉग्स अपने आप ही शिकार कर लेते हैं। और जब वो इन्हें सब्जियां खिलाता है वो बड़े शौक से उन्हें खा रहे होते हैं। हिराको दोबारा से हार्वेस्टिंग करने के लिए आ जाता है पर वो सोचता है उसे ये सब सारा सामान रखने के लिए एक स्टोरेज हाउस बनाना होगा, साथ में कुछ बर्तन और फर्नीचर भी जो उसके काम आ सके। फिर हम गॉड को देखते हैं और गॉड बोलते हैं कि चलो हम हिराको को देखते हैं वो इस वर्ल्ड में क्या कर रहा होगा। और वैसे मैं गॉड हूँ, मेरा काम है सोल को संभालना, लेकिन मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। पर वो अब भी उस बात को लेकर रिग्रेट कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि उनसे दोबारा से कोई गलती हो गई है। उनसे एक और गलती हो गई है कि उन्होंने उसे एक बहुत खतरनाक फॉरेस्ट में भेज दिया है जिसका नाम फॉरेस्ट ऑफ डेथ है। और वो इस बात को लेकर काफी चिंता में होते हैं। हिराको के पास फार्मिंग स्किल से वो इस जंगल में कैसे सरवाइव कर पाएगा क्योंकि इस जंगल में काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। हमारी कहानी दोबारा से हिराको पर आ जाती है जो अपने प्लांट्स को देखकर काफी खुश हो रहा था जिसे उसने बिना सीड्स के उगाया है। और इस जगह पर काफी अलग अलग वेराइटीज की सब्जियां होती हैं। वो कहता है वो जिस सब्जी के बारे में सोचता है उसका ऑलमाइटी टूल उस सब्जी को उगा देता है। तो ये सारा काम करना मेरे लिए आसान है।
तभी हिराको नोटिस करता है कि उसके सामने एक छोटा सा प्लांट है जिसको ये सारे काफी गौर से देख रहे होते हैं। वो बताता है कि ये प्लांट सोयाबीन का है और साथ में ये भी बताता है कि वो जिस भी प्लांट को ऑलमाइटी टूल से उगाता है वो काफी जल्दी उग जाता है और काफी जल्दी खराब भी। एग्जाम्पल के थ्रू ये पोटैटो। वैसे तो मुझे फार्मिंग का कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है और मुझे अपनी गलतियों से ही सीखना है। अगर मैं इनके ऊपर ज्यादा मिट्टी डाल दूं तो ये पोटैटोज बाहर नहीं आएंगे। और उसने गॉड के स्टैचूज भी बना लिए थे। अब हिराको कुछ नया ट्राई करने के लिए अपने घर से थोड़ा दूर आ जाता है। वो वहाँ पर फ्रूट्स के प्लांट्स लगाता है ताकि आगे चलकर वो उसे मीठे मीठे फ्रूट्स दे सके। उसके बाद वो अपने डॉग्स के साथ खेलने लगता है। फिर वो कहता है अगर ये डॉग्स ना होते तो मैं काफी अकेला पड़ जाता। वो तभी अचानक नोटिस करता है कि इस डॉग के ऊपर एक हॉर्न है और वो ऐसा सोचता है कि शायद इस वर्ल्ड में डॉग्स के ऊपर हॉर्न होता हो। उन डॉग्स के साथ घूमते घूमते उसे यहाँ पर नदी भी मिल जाती है जिसे वो अपने घर तक लाने के बारे में सोच रहा होता है, पर उसे लगातार 30 मिनट तक खुदाई करनी पड़ेगी। अब लो भाई, इसका एक और टॉयलेट बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद हिराको अपने काम पर लग जाता है और वो अपनी गाड़ी को आगे लेकर जाता है। तभी उसका पहिया एरिया में जाकर फंस जाता है और वो लोग दूर जाके गिर जाते हैं। पहले मुझे लगता है कि रोड सही करने पड़ेंगे। वो घर आने के बाद सोचता है कि वो ऑयल सीड उगाए या फिर वेट, जिससे उसे तेल और आटा मिल सके। और ऐसे ही काम करते करते काफी मौसम बीत जाते हैं और फाइनली ठंड भी आ चुकी है। जब हिराको ये नोटिस करता है कि ठंड आ चुकी है तो वो सोचता है कि मेरा इन कपड़ों में अब गुजारा नहीं होगा, उसे ठंड के लिए इंतजाम करना ही होगा। अब वो अपनी बॉडी को ढकने के लिए जॉइंट रैबिट की बॉडी का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके अंदर से काफी बदबू आ रही होती है। अरे छी छी छी। और अब उसका डॉग भी यहाँ पर आ जाता है जो कि हिराको को भी अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ पर एक जॉइंट स्पाइडर दिखती है जो कि उसे एक रुमाल बनाकर देती है। वो रुमाल हिराको को काफी पसंद भी आता है। तभी बात सामने आती है कि उस स्पाइडर ने जॉइंट ट्री पे रहना शुरू कर दिया है और ये काफी अच्छे कपड़े भी बनाती है। और ये सब सुनने के बाद हिराको अपना सारा का सारा काम उस स्पाइडर से करवा लेता है और वो उस स्पाइडर का नाम रखता है जाबूटोन। तो लो भाई, ठंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हिराको ने पहले से ही सारी की सारी तैयारियां की रहती हैं। और अब वो गरम गरम पोटैटो खाते हुए सोचता है कि अब मुझे काफी अकेला फील हो रहा है क्योंकि काफी टाइम से मैंने किसी से बात नहीं की है। ऐसा ना हो कि मैं बोलना ही भूल जाऊं। और अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि सर्दियों का मौसम जा चुका है और स्प्रिंग का मौसम आ चुका है और वो सारे के सारे पपीज बड़े होकर अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। और जाबूटोन भी नीचे आ जाती है, पर वो अकेले नहीं होती, उसके साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। हिराको इन सभी को देखकर चौंक जाता है और वो ये सोचता है कि इन सभी की फैमिली काफी बड़ी होती जा रही है और बस वही एक नल्ला है जो कि अकेला है। और जब वो अकेला खेत में काम कर रहा होता है तभी जाबूटोन खतरे की घंटी बजाती है। जैसे जाबूटोन वहाँ जाकर देखता है, वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है और ये सारे के सारे उसे परेशान कर रहे होते हैं, प्लीज मेरी हेल्प करो। जैसे हिराको उसकी हेल्प करने जाता है वो हिराको के जोर से काट लेती है और वो एक बड़ी लड़की में बदल जाती है। और हिराको के पेट्स ये सब देखकर उसे मारना शुरू कर देते हैं। उसके डॉग्स तो ज्यादा एग्रेसिव लग रहे थे। अरे रुको रुको। और अचानक से हम ये देखते हैं कि वो लड़की दोबारा से छोटी हो जाती है। हिराको उससे ही पूछता है तुमने मेरा ब्लड क्यों पिया? अरे मैं क्या करती, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। फिर उसके बाद वो लड़की हिराको को अपनी सारी कहानी बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी सारी स्ट्रेंथ वापस आ जाए और अब मैं फिर से एक छोटी सी बच्ची बन चुकी हूँ। फिर हिराको कहता है तुम मेरा खून दोबारा से पी सकती हो। फिर वो बड़ी हो जाती है। फिर हिराको से लेकर खेतों में आ जाता है। ओए ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। और इसे भी ये खेत काफी पसंद आ रहा होता है। जब हिराको को ये बात पता चलती है कि इस लड़की ने आज तक कभी भी टमाटर नहीं खाए तो वो उसे एक टमाटर देता है और जैसे वो उसे खाती है उसे ये बहुत पसंद आता है। वो खाकर वो हिराको की तारीफ भी करती है और ये सुनकर हिराको का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ऐसी मस्ती करते करते रात हो जाती है और ये दोनों घर पे आ जाते हैं। तभी हिराको नोटिस करता है कि ये लड़की मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। वो देखकर वो काफी चौंक जाता है और अचानक ये बात रिवील होती है कि वो लड़की एक वैम्पायर है और जिसका नाम है लू और वो एक मेडिकल प्लांट पर रिसर्च कर रही थी। वो इसीलिए इस जंगल में आई थी पर उसकी लड़ाई नोबल से हो गई इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई थी। अब वो यहाँ की रेपुटेशन के बारे में बता रही होती है। ये बात सुनकर हिराको चौंक जाता है। वो बोलते कि इस जगह की सच में रेपुटेशन है, क्या तुम्हें नहीं पता? वैसे तुम भी तो मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या मैं? हाँ शायद। तभी हिराको से पूछता है क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे रह सकती हो? हाँ मैं जब तक रिसर्च कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। अरे नहीं, मैं हमेशा के लिए बात कर रहा हूँ। अरे ओए तुम ये क्या बात कर रहे हो? लू से काफी समझाने की कोशिश करती है। वो बोलती मैं एक वैम्पायर और मेरे पीछे काफी सारे लोग पड़े हैं। मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लोगों से बात करने में इतना अच्छा नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। क्या तुम प्लीज मेरे साथ रह सकती हो? प्लीज प्लीज ना। फिर लू से कहती है। ये बात सुनकर मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हुई कि तुमने मुझे अचानक
से ही प्रपोज कर दिया। क्या मैंने तुम्हें प्रपोज किया? अरे कब, कहाँ, किधर? अरे तुम्हारा मतलब वो नहीं था जो कि मैं सोच रही हूँ। अरे हाँ, मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया, अब तुम प्लीज यहाँ पे रुक जाओ प्लीज। और वो भी इसकी बात मान लेती है और ये यहाँ पे रुक जाती है। और अगली सुबह जब ये दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो हिराको काफी खुश होता है। वो पूछती है अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? वो बोलता है अब मैं यहाँ पे काफी सारे स्वीट पोटैटोज उगाने वाला हूँ क्योंकि खाने वाले काफी सारे लोग हो चुके हैं और इससे हमारे खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि हमारे विलेज में काफी सारे लोग आ चुके हैं, जैसे कि उसके डॉग के बच्चे, उसके बाद साबुदान के बच्चे, और तुम यहाँ पर 30वें नंबर पे हो। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि हम खेतों में मेडिकल हर्ब्स लगा सकते हैं। अरे हाँ, हम ट्राई कर सकते हैं। अगले सीन में हम एक मिस्टीरियस लेडी को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और वो कहती है कि उसे फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाना है, पर पता नहीं क्यों मेरे सारे के सारे कस्टमर वहीं पर जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। अब वो दोनों सोकर उठ चुके थे और जैसे ही लू बाहर आती है हिराको उसे देखकर कहता है इसने मेरी काफी हेल्प की है, यहाँ तक कि इसने मेरे वॉशरूम में लाइट्स भी लगा दिए हैं। खाना खाने के वक्त लू से पूछती क्या तुम खाने में नमक नहीं डालते? तब वो कहता है मैं इस नमक को काफी लंबे टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे नमक नहीं मिला है। तभी वो कहती है वो देखो वो है नमक, हम इसे डिजोल्व करके और बॉइल करके इसका नमक बना सकते हैं। अब ये लोग उस जगह पर आ चुके होते हैं जहाँ पर हिराको ने फ्रूट्स वाले प्लांट्स लगाए हुए होते हैं और यहाँ पे ये दोनों साथ में बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं और डॉली की चाय पी रहे होते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ आगे चल के मैं यहाँ पर अखरोट भी उगाऊं। वैसे लो तुम काफी अच्छी टी बनाती हो पर मुझे अभी ग्रीन टी पीना है। तभी अचानक से खतरे की घंटी बजने लगती है और वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की होती है। उस लड़की को देखकर हिराको सोचता है ये सिचुएशन तो मैंने पहले भी देखी है और अब वो जो लड़की होती है वो उससे हेल्प मांगती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो। और जैसे हिराको उसकी हेल्प करता है वो उसके बाद अपनी मैजिक से खुद को हील कर लेती है और खुद को साफ भी कर लेती है। वैसे मैजिक तो काफी कमाल का होता है, क्यों है ना लू? तभी अचानक से हिराको नोटिस करता है कि लू यहाँ से भाग रही होती है। तभी वो लड़की उससे कहती है ओए कहाँ भाग रही है, चलो मेरे साथ चलो। उसके इतना कहते हैं वो सारे पेट्स उसे काटने लगते हैं फिर से। और अगले सीन में ये लोग घर के अंदर आ जाते हैं और जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ परेशान होती हैं। वो लड़की उससे पूछती है वैसे ये इंसान कौन है? तो वो लड़की बोलती है ये मेरे पति देव हैं। ये बात सुन के वो बिल्कुल चौंक जाती है और वो पूछती है क्या तुम सच में इसके हस्बैंड हो? अरे हाँ, ये बिल्कुल सच कह रही है। फिर उसके बाद वो लड़की भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो बोलती है उसका नाम है टिया और वो एक एंजल है। हारुको बोलते है तुम जैसी एंजल लू के पीछे क्यों है? फिर वो बताती है कि लू ने एक पूरे टाउन को तबाह कर दिया है और जो भी इसे पकड़ कर ले जाएगा उसे इनाम मिलने वाला है। हिराको उससे पूछता है क्या तुमने सच में ऐसा किया है? वो बोलती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती उन नॉबल्स की है जो मेरे से जबरदस्ती मेडिसिन और ड्रग्स बनवाना चाह रहे थे। टिया गुस्सा करने लगती है, बोलती है तुम ये सब सारा कुछ कैसे कर सकती हो? मुझे माफ करना, मुझसे भी गलती हो सकती है। फिर टिया उससे बोलती है तुम्हें ये सब देखकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि तुम काफी बदल चुकी हो, तुम तो पहले ऐसी नहीं थी। लू बोलती है अरे हाँ, मैंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख लिया क्योंकि जब से मेरी फाइट इन सारे डॉग से हुई थी। अब वो दोनों उसे लेकर उसे बाहर आ जाते हैं और उसे खेत दिखा रहे होते हैं। जैसे उसकी मुलाकात जाबूटोन से होती है वैसे ही टिया वहाँ पे बेहोश हो जाती है। लू उससे कहती है चलो हम सारी सब्जियों को काटने चल रहे हैं, तुम भी चलोगी हमारे साथ? तो चलो। वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं और हिराको वहाँ पर एक कैबेज को काटता है और वो टिया को भी कहता है काटने को, तो टिया उस कैबेज को भी आराम से काट देती है। हिराको उससे पूछता है क्या तुम ये खाना चाहती हो? उसके बाद हिराको कैबेज को अच्छी तरीके से धोकर उस पर सॉल्ट डाल के उसे देता है और वो खाती है तो उसे बहुत पसंद आता है। वैसे मैंने ये सारी सब्जियां अपने हाथों से उगाई है इसलिए इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। और शाम में ये लोग हार्वेस्टिंग करते करते थक जाती हैं। उसके बाद ये लोग मैजिक का यूज करके अपने कपड़ों को ठीक कर लेती हैं। हिराको सोचता है काश मैं भी ऐसा कर पाता। लू टिया को रुकने के लिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही होती है। वो बोलती है मेरी बॉडी ये सब इतना कुछ नहीं झेल पाएगी, प्लीज तुम भी यहाँ पे रुक जाओ। अब टिया भी इन लोगों के साथ रहना शुरू कर देती है और साथ ही में वो हार्वेस्टिंग में काफी हेल्प कर रही होती है। और जब हिराको अपना सारा काम खत्म करने के बाद घर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा पपीज होते हैं और वो सोचता है कि इन दोनों की फैमिली तो पहले से ज्यादा और भी बढ़ते जा रही है और उसे ऐसा लगता है कि वो घर भी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा छोटा पड़ जाएगा। और इन सब के बाद वो उन लोगों के लिए एक अलग से ही डॉग एरिया बना देता है जहाँ पर ये सारे के सारे डॉग्स आराम से रह सकते हैं। तभी वो नोटिस करता है कि जाबूटोन के बच्चे भी जर्नी पर निकल चुके हैं और अब टिया हिराको के पास आती है और बोलती है अब मैं जाना चाहती हूँ। ये बोलते ही वो यहाँ से फिर चले जाती है। ऐसे ही काफी लंबा टाइम बीत जाता है और जब टिया वापस आती है तो वो अपने साथ काफी सारी एल्स को लेकर आती है
जिन सभी का नाम एल से शुरू होता है और उनमें से एक पूछती है क्या हम सब यहाँ पर रह सकते हैं। फिर टिया बताती है ये नॉर्थ के गांव में रहा करते थे, पर वहाँ पर ह्यूमंस की लड़ाई के कारण इनका पूरा घर तबाह हो गया और ये सारे मर भी गए और इनमें से कुछ ही बचे हैं। और उनमें से एक एल्स जिसका नाम लिया होता है, जब तक हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होगा तब तक हम अपनी पॉपुलेशन को रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज क्या हम यहाँ पर रह सकते हैं। तो वो सारी सी बात पर डिस्कस कर रहे थे कि वो उनको यहाँ पर रख सकते हैं या नहीं। और तभी लिया बताती है कि वो यहाँ पर सबसे बड़ी है जिसकी उम्र 400 साल है, और दूसरी वाली बोलती है मैं सबसे छोटी हूँ जिसकी उम्र 300 साल होती है। हिराको उनका सारा माजरा सुनने के बाद उन्हें रहने के लिए परमिशन दे देता है। ये सुनने के बाद वहाँ पर सारी एल्स खुश हो जाती हैं। आपका शुक्रिया। पर जब उन लोगों की मुलाकात जाबुकडॉन से होती है तो अब वो सारी के सारी उसे देखकर बेहोश हो जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ रहने के लिए वो सारी की सारी एल्स काम करना शुरू कर देती हैं और साथ ही में अपने लिए टॉयलेट भी बना रही होती हैं। और तभी अचानक वो ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि हिराको ने एक ही झटके में इतने बड़े एक पेड़ को काट दिया जो कि मेटल से भी काफी स्ट्रॉन्ग था। और हिराको उन्हें देखकर कहता है कि सारी की सारी एल्स ने वहाँ का कंस्ट्रक्शन संभाल लिया है। तो लो भाई, इन 10 दिनों के अंदर इनका काफी आलीशान घर बनकर रेडी हो चुका है। इस घर के अंदर आने के बाद हिराको नोटिस करता है कि ये घर काफी सच में बहुत बड़ा है और सामने ही बहुत बड़ा सा डाइनिंग टेबल है जिस पर ये लोग साथ में बैठकर खाना खा सकते हैं। और वो उन्हें ऊपर से देखकर सोचता है कि ये घर इन लोगों के लिए एक ऐसी जगह बन जाए जहाँ पर ये लोग पीसफुली और सेफली रह पाए। और अगले दिन हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी एल्स बड़े आराम से काम कर रही होती हैं। और कुछ एल्स तो ऐसी होती हैं जो कच्चा लहसुन खा रही होती हैं और ये देख हिराको काफी शॉक्ड हो जाता है। ये एल्स मीट खा सकती हैं और फायर मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब वो लिया को वो सारी बातें बता रहा होता है जो उसे लगता था कि एल्स ऐसा नहीं कर सकती। लिया उसे देखकर कहती है अगर हम तुम्हारे रास्ते कदम पर चलेंगे तो हम कभी भी इस जंगल पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे और हम सारे मारे जाएंगे, समझे बुद्धू। फिर हिराको ये बात समझ जाता है इस दुनिया में जो एल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिया उससे कहती है हम तुम्हारे लिए माइनिंग और ब्लैकस्मिथ का भी काम कर सकते हैं। और बाहर आने के बाद ये सारी एल्स एक वेल बना देती है जहाँ पर ये लोग लोहे को पिघलाकर एक कढ़ाई बनाते हैं और ये कढ़ाई हिराको को काफी पसंद आती है। वैसे हम 200 सालों तक अपने घर से दूर रहे, वैसे हमारे लिए काम करना काफी आसान है। हम बस 2 काम नहीं कर पाए, एक सेटल डाउन होना और दूसरा रिप्रोड्यूस होना। वो सारे काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। ओए यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं? हमारा सीन शिफ्ट होता है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है ये अपना काम खत्म करके अपने घर जा रही होती है। उनके सामने एक एल्फ आती है और वो बोलती है हम इस चीज को यूज करके ब्रेड बना सकते हैं, तो क्या मैं ब्रेड बना सकती हूँ? जिसके बाद ये सारी एल्स ब्रेड को बनाना शुरू करती हैं। फिर ये ब्रेड बन के रेडी हो जाता है। उसके बाद ये सारे उसे चेक करते हैं तो बहुत स्वादिष्ट बनी होती है वो। हिराको सोचता है सच में ये बहुत मस्त लग रहा है और अगर हम वैसे ब्रेड बना सकते हैं तो क्या मैं अपने वीट फार्म को बड़ा कर लूं? वैसे लू तुम मुझे एक बात बताओ, हम जिस जगह पर रह रहे हैं वो कोई जगह किसी जगह से बिलोंग करती है? वैसे ये जगह कहीं से बिलोंग नहीं करती। ये जगह और टेक्निकली ये जगह जिस जगह पर रह रहे हैं वो कोई जगह किसी जगह से बिलोंग करती है। वैसे ये जगह कहीं से बिलोंग नहीं करती। ये जगह और टेक्निकली ये जगह डीमन लॉर्ड के अंदर आती है। क्या डीमन लॉर्ड? और तुम मुझे अब बता रही हो कहीं वो मेरी चटनी ना बना दे। लू उससे कहती है तुम चिंता मत करो, ये सारी चीजें तुमने अपने हाथों से बनाई है, तो फिर ये जगह तुमसे ही बिलोंग करती है। और ये सारी अंदर बैठकर हिराको के बारे में ही बात कर रही होती हैं। टिया कहती है वो इंसान सरप्राइजेस से भरा हुआ है, वो इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इन सभी को लगता है कि हिराको एक नंबर का भोला चमन है, यानी कि काफी भोला इंसान है। पर लेकिन हिराको तो अपने कमरे में बैठ के एक कप बना रहा होता है। वैसे मैंने वाटर बी का रास्ता बीच में ही छोड़ दिया था, तो चलो मैं उसे कल पूरा करता हूँ। और अगली सीन के लिए हिराको अपने काम में जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जाबुटोन आ जाती है जो कि उसे एक क्वीन बी से मिलाती है। उसे देखकर हिराको सोचता है इसकी तबीयत तो काफी ज्यादा ही खराब है, तो वो उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकती, तो वो उसके लिए एक रहने के लिए घर बना देता है जहाँ पर वो आराम से अपना मधुमक्खी का छत्ता बना सकती है। अब हम 10 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो मधुमक्खी का छत्ता काफी बड़ा हो चुका है और वहाँ पे सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। और हिराको भी ये सब देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है ये क्वीन भी काफी बड़ी है और इसके वर्कर्स काफी छोटे हैं, अगर मैं इन लोग को यहाँ पर छोड़ दूं तो क्या ये लोग शहद बनाएंगे? जब टिया उससे मिलने आती है तो वो सारी की सारी मधुमक्खियों को देखकर वो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की में कोई ना कोई तो दिक्कत है। और इस तरफ हम देखते हैं कि हिराको ने काफी बड़ा गड्ढा बना लिया है
जो कि वो एक तरीके का रिजर्वर है और वो नदी का पानी वहाँ पर लाने वाला है। और लिया उससे पूछती है ये क्या है। वो बोलता है वैसे मैं यहाँ पर एक रिजर्वर बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं एक नदी का पानी लेकर आने वाला था, पर बाकी वो दूसरे कामों में बिजी हो गया था इसलिए वो इसे भूल गया था, पर आज वो इस काम को पूरा करेगा। अब हीरा को ये सोच रहा होता है कि वो यहाँ के वाटर वेव को कैसे बनाएगा, क्या फिर मैं इसे पत्थर से बनाऊं, पर लिया उसे मना करती है, बोलती है इस जगह पे पत्थर मिलना काफी मुश्किल है, क्या इसे हम लकड़ी से बना सकते हैं। अरे नहीं, अगर वो उसमें थोड़ा सा भी छेद हुआ तो सारा का सारा पानी नीचे आ जाएगा। तो चलो फिर मैं यहाँ पर अपने इस चीज का यूज करने वाला हूँ। और वो अपना ऑलमाइटी टूल यूज करके एक मिट्टी का स्ट्रक्चर बना देता है जो कि कंक्रीट से भी काफी हार्ड है। और अभी सारे फाउंडेशन बनाने में लग जाते हैं और ऊपर स्ट्रक्चर को रख रहे होते हैं जिसके ऊपर से पानी जा सकता है। सारी की सारी एल्फ फाउंडेशन को संभाल रही हैं और मैं उसको मजबूत करने का, और ऐसे इनके काम करते करते इनकी मेहनत रंग लाती है और फाइनली हमारा बनके रेडी हो जाता है। तो फाइनली ये बनके रेडी हो चुका है, तो हमें अब बार बार कुएं से पानी निकाल के लाने की जरूरत नहीं है। तभी वो नोटिस करता है कि पानी के साथ कुछ मछलियां भी यहाँ पर आ जा रही हैं। वो सोचता है कि चलो खाने का भी इंतजाम हो गया। तभी एक बहुत बड़ी सी मछली आ जाती है और उस पर हमला कर देती है और वो जल्दी से अपने टूल का इस्तेमाल करके इस मछली को काफी आराम से काट देता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि हीरा को उसी मछली को पका रहा होता है और उसे वो मछली खाने में बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और जब टिया और लू भी इसे ट्राई करती हैं तो उन्हें भी काफी मस्त लगती है। और सारी की सारी एल्फ भी वहाँ पर आ चुकी होती हैं, बोलती हैं हमें भी ट्राई करना है। हीरा को राइस क्रॉप्स के पास खड़ा हुआ सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे सॉइल में ये ग्रो कर पाएंगे। इसके बाद वो सोचता है कि तो चलो अब हम एक राइस पैडी बनाते हैं। पर ये सारी बातें उनके सर के ऊपर से जा रही होती हैं। तो हीरा को उन्हें ये करके बताता है और वो पूरे एक इलाके में खोद कर वहाँ पे पानी डाल देता है। मैं ये जानती हूँ तुम यहाँ पर काफी सारे मछलियाँ लाने वाले हो ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैं अब जो करने वाला हूँ उसमें मुझे तुम लोगों की काफी मदद चाहिए। और अब ये सारी की सारी एल्फ पानी में उतर जाती हैं। फिर हीरा को उनसे कहता है ये लो ये सारे पौधे यहाँ पर लगा दो। फिर उसके बाद वो सारी एल्फ काम पर लग जाती हैं। और अब हम कुछ दिनों बाद इसे देखते हैं कि ये सारी की सारी राइस की क्रॉप्स रेडी हो जाती हैं। हीरा को कहता है कि अब ये मैं नहीं जानता कि ये सारा कमाल पानी का है या फिर मेरे ऑलमाइटी टूल का। अब ये सारी की सारी फसल्स पक जाती हैं, तो इसके बाद वो लोग हार्वेस्टिंग के लिए इसे सुखाने के लिए रख देते हैं ताकि इनका सारा का सारा मॉइस्चर दूर हो जाए। हीरा को बोलता है मैंने ये सब कुछ करना एक टीवी शो से सीखा है। फिर उसके बाद वो अपना ऑलमाइटी टूल का यूज करके एक थ्रेसिंग मशीन बना लेता है और उसका यूज कर रहा होता है। उसे थ्रेसिंग करते हुए देख ये सारी की सारी एल्फ्स शॉक्ड हो जाती हैं। अब बारी आती है उन चावलों को साफ करने की और अच्छे से छानने की। और फाइनली इतनी सारी मेहनत करने के बाद हिराको ने राइस बना ली होती है और वो दोनों उससे पूछते हैं कि अब हम इसे खा सकते हैं। वो बोलता है नहीं नहीं अभी नहीं, और वो उन्हें बनाने के लिए एक पॉट में रख देता है और लू अपने फायर मैजिक से आग जला देती है। थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि ये राइस बनकर रेडी हो जाते हैं। क्या अब हम इसे खा सकते हैं? उसने बोला नहीं नहीं अभी नहीं, रुको थोड़ा, क्योंकि वो उन लोगों के लिए राइस बॉल्स बना रहा था और देखते ही देखते वो सारे राइस बॉल्स बन जाते हैं। और वो जैसे ही इन राइस बॉल्स को खाते हैं उन्हें वो काफी पसंद आता है। वो बोलती है बहुत मस्त बना है, पर एक भी राइस बॉल्स हिराको को नहीं मिल पाता है। वो एल्फ सारा का सारा चट कर जाती हैं। लगता है मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें बनाने के लिए। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी काफी थक जाती हैं काम करते हुए, लेकिन ये एल्फ अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने कपड़ों को साफ कर लेती हैं। ये देखकर हिराको सोचता है कि काश उसके पास भी एक बाथरूम होता जहाँ पर वो अपने सारे कपड़े साफ कर लेता। फिर वो उन सभी को इकट्ठा कर लेता और उन्हें बाथरूम के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा रहा होता है और साथ ही में वो उससे नक्शा भी बता रहा होता है। तुम यहाँ आराम से नहा सकती हो, वैसे हम नदी में भी नहा सकते हैं बेटा, अगर ठंड में नहाओगी ना तो तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी। तुम सभी मेरा बिलीव करो, बाथरूम बहुत अच्छे होते हैं, मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा। और अगले सीन में ये लोग बाथरूम बनाने के काम में लग जाते हैं। सबसे पहले ये लोग फर्नेस बनाते हैं जहाँ पर पानी को गर्म किया जाएगा और एक ऐसी जगह जहाँ से पानी आएगा और एक बहुत बड़ा बाथ टब भी। हीरा को इस बात से बहुत परेशान होता है कि नहाने के बाद वो सारा का सारा पानी उस नदी में चला जाएगा और वो ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहता। और अब वहाँ पर टिया आ जाती है। वो बोलती है तुम इस काम को करने के लिए इन स्लाइम्स का यूज कर सकते हो। वो सारी की सारी गंदगी को एकदम साफ कर देंगे और प्यूरिफाई कर देंगे पूरे वाटर को, जिसके बाद टिया पास के विलेज से बहुत सारे स्लाइम्स लेकर आती है और हिराको ने उसे आर्टिफिशियल बने प्यूरिफिकेशन पुल के अंदर डाल दिया जिससे कि वो सारे के सारे पानी को एकदम साफ कर सके। और वैसे भी मैंने कुछ स्लाइम्स को टॉयलेट के अंदर भी डाल दिया है कि ताकि वो सारी की सारी गंदगी को साफ कर सके। हिराको भी अब टेंशन फ्री हो जाता है कि अब गंदे पानी का जुगाड़ हो चुका है और साथ में सारी की सारी गंदगी का भी। अब वो कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा होता है आग जलाने के लिए ताकि वो पानी गर्म कर सके। फिर तभी वो नोटिस करता है कि उसके सामने एक मशरूम है और मशरूम को देखकर उसकी फट रही होती है क्योंकि ये नहीं जानता कि वो इस जंगल में कौन से मशरूम पॉइजनस है और कौन से खाने के
लिए हैं। चलो अब मैं तुम लोग को बताता हूँ बात कैसे लेते हैं। सबसे पहले तुम अपने कपड़ों को ऐसे करना, फिर ऐसे लेना, फिर तुम लोग नहा लोगे। फिर वो लोग बोलती है हमें तुम्हारी बातें समझ में नहीं आई, क्या तुम हमें करके बता सकते हो? हिराको शॉक्ड हो जाता है, बोलता है अबे ओए अब मुझे ये भी करना होगा। उसके बाद हिराको सारा कुछ करके उन्हें दिखाता है कैसे उन्हें कपड़े चेंज करना है और कैसे गर्म पानी अपनी बॉडी में डालकर बाथटब में बैठ जाना है। अरे वाह, मुझे तो काफी मजा आ रहा है और मुझे काफी लंबा टाइम हो चुका है ऐसी बात लिए हुए। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उनसे बोलते हैं तुम लोग भी अंदर आ सकती हो, और वो सारी एल्फ्स कपड़े उतार कर अंदर आ जाती हैं। अरे यार अब मुझे तो बाहर जाने दो। अब वो सारी लड़कियां हिराको को छेड़ना शुरू कर देती हैं। क्या हम सारे एक साथ बात नहीं ले सकते? इससे हमें बार बार पानी भी गर्म नहीं करना पड़ेगा। हाँ तुम्हारी बातें सही तो है, पर अब मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। और वो कहता है कि अब वो एक अलग से अपने लिए बाथरूम बनाएगा। ये तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो, अपने लिए एक अलग सा बाथरूम? हम भी तुम्हारे साथ ही नहाएंगे। अब अगली सुबह हम देखते हैं हिराको जिन मशरूम को उगाने की बात कर रहा था वो उग चुके हैं। तभी हिराको नोटिस करता है कि उसके सामने कुछ नई एल्फ्स खड़ी हो चुकी हैं और वो उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी लिया उसे बताती है कि उस गांव में ये लोग भी रहा करती थी और ये हमसे बिछड़ चुकी थी और हमने इन्हें 200 सालों से नहीं देखा था और ये सभी भी यहाँ रहने की बात बोल रही थी। हिराको बोलता है हाँ तुम सभी भी यहाँ पे रह सकते हो। लिया उन सबको कहती है कि हम सब मिलकर पहले हिराको के घर को अपग्रेड करने वाले हैं। वो बोलती है हाँ हम भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं, चलो काम करते हैं। और वो डॉग भी ये सब कुछ देख रहा होता है कि उसके विलेज में काफी सारी लड़कियां आ चुकी हैं। अब वो डॉग अपने बारे में बताता है कि अब वो यहाँ आने से पहले इस जंगल में भटका करता था और वो आज तक एक भी फाइट नहीं हारा था और उसे यहाँ आकर एक पहचान मिली, बल्कि एक नया नाम मिला जो कि है कोरो। और यहाँ आने से पहले उसकी मुलाकात एक फीमेल से हुई और उन दोनों ने साथ में मिलकर सफर किया और वो बच्चों को भी जन्म देने वाली थी। कोरो ये बता रहा होता है कि जब वो लोग रास्ते से जा रहे होते हैं तो उसकी मुठभेड़ एक क्लैपलर बियर के साथ हुई। उसने इन्हें काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था पर जान से नहीं मारा था और ऐसे ही आगे चलते चलते उन्हें हिराको मिला जिसने उन्हें नाम और खाना दिया और वो ये बात सोचकर काफी हैरान होता है कि उसने इतने बड़े मॉन्स्टर को अकेले हरा दिया। और वो बताता है कि वो हिराको से लड़ना नहीं चाहता था तो इसीलिए उन लोगों ने उसे अपना मास्टर बना लिया। और वैसे हमारे मास्टर ये नहीं जानते कि हम डॉग नहीं एक वुल्फ हैं और जिनको इन फोन ऑफ वुल्फ कहा जाता है और हम काफी खतरनाक हैं। हिराको और उसके टीममेट्स ये सब देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली उन लोगों ने अपना पूरा घर कंप्लीट कर लिया। हिराको घर को देखकर सोचता है कि मुझे इस बात की टेंशन हो रही थी कि मेरा ये घर कैसा बनेगा, लेकिन अब देखो ये तो काफी कमाल का लग रहा है। और तभी सारे अंदर आ जाते हैं और वो ये बात देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये घर काफी बड़ा है। फिर लू इसे बताती है कि यहाँ पर एक मेन हॉल है जहाँ पर सारे लोग बैठकर बातें कर सकते हैं और मजे कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग हिराको को उसका कमरा दिखाती हैं और सेलर भी जहाँ पर ये लोग काफी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद हिराको को एक अजीब सा कमरा दिखता है। जैसे वो उसका डोर ओपन करता है तो उसे वहाँ पर एक डबल बेड दिखता है जिसको देखकर हिराको काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अरे ओ ये सब क्या है, मैंने गलती से इस रूम को खोल दिया, मुझे ऐसा रिएक्ट करना है कि मैंने कुछ नहीं देखा। अब वो ऐसे रिएक्ट करने लगा था जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो। उसके बाद वो सब बाहर आ जाते हैं और हिराको उस पेड़ के पास खड़ा हो जाता है और सोचता है मुझे ये पेड़ देखकर काफी सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि ये पेड़ हमें ही देख रहा हो। अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि हिराको कुछ मूर्तियों को सरका कर डोर के पास रख देता है और वो दोनों मूर्तियां उसके डॉग्स की होती हैं। और जब वो किचन में काम कर रहा होता है तब वो दोनों लड़कियां उसके पास आ जाती हैं और वो दोनों ये कहती हैं कि हम दोनों काफी थक चुके हैं और हमें काफी भूख भी लगी है। तो फिर तुम आज क्या बनाने वाले हो? मैं कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ जिसे करी कहते हैं, जिसे तुम लोग खाकर बहुत पसंद करोगे। तो क्या करी को बनाना इतना मुश्किल है? अरे नहीं नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। करी बनाना काफी आसान है लेकिन इसको मास्टर करना काफी मुश्किल। अब ये लोग दोबारा से अपने खेतों में आ जाते हैं और अलग अलग प्लांट्स को देखने लगते हैं और वो दोनों भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हैं। फिर हिराको बोलता है वैसे तो ये फ्रूट्स यहाँ पर उगते नहीं है पर मैं अपने ऑलमाइटी टूल्स का यूज करके इसे उगा सकता हूँ। फिर वो लोग हार्वेस्टिंग में लग जाते हैं। हिराको उन्हें ह्यूमन दिखाता है। लू उसे देखकर कहती है इसके अंदर तो काफी अजीब सी स्मेल आ रही है। और अगली चीज जो वो लोग ढूंढ रहे हैं वो है टर्मरिक, जो कि वो हमारे करी को कलर देगी और वो हमें मिल भी जाती है। और अब वो दोनों अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उसे सुखा रही होती है। हिराको उन्हें बता रहा होता है कि उन्हें करी बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे ही वो दोनों डॉग्स उसे सूंघते हैं वैसे वो दोनों वहाँ से कल्टी मार के भाग जाते हैं। ये दोनों भी उन्हें देखकर पैनिक हो जाती हैं और सोचती हैं कि एक ऐसा प्लांट जो वुल्फ है ना, वुल्फ को भी भगा सकता है, ये क्या चीज है। और इस तरफ हिराको ने सारे के सारे मसाले इकट्ठे कर लिए थे। हिराको
हिराको उससे पूछता है बाकी सब कहाँ हैं? वो बोलती है कि लू और टिया कुछ चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में इसे हैंडल कर सकते हैं। और वो दोनों कड़ी बनाने में लग जाते हैं। हिराको सारे के सारे मसाले कूट कर उसमें डाल देता है और काफी अच्छी स्मेल भी आ रही होती है। अरे वाह, लगता है कड़ी बन रही है और इसकी स्मेल दूर दूर तक जा रही होती है, जिसे उसके डॉग्स और उसके एल्स भी सूंघ लेती हैं। कुछ मसाले और मीट डालने के बाद हिराको उसे ढक देता है। इसकी स्मेल काफी अच्छी होती है, इसलिए लू भी इसे बड़े आराम से सूंघ रही होती है और उसके मुंह में भी पानी आ जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज भूल रहा हूँ। अरे मुझे तो नान बनाना था, जो कि मैं उसे भूल गया। जो कि वो इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाता है। अरे यार, मैं कैसे उसे भूल सकता हूँ? क्या मैं उसे छोड़ दूँ? नहीं नहीं नहीं, वो तो काफी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो सबको गिनता है, फिर वो सोचता है कि काफी सारे नान बनाने, इसलिए वो अपने काम में जल्दी से लग जाता है और वो ये काम कढ़ाई को उल्टा करके कर रहा होता है और देखते ही देखते सारे के सारे नान बन के रेडी हो जाते हैं। उसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर वो कड़ी बनकर रेडी हो जाती है, लेकिन वो सारे उसे खाने में थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं। हिराको उन्हें खाकर दिखाता है, उसके बाद भी वे सारे भी खाना शुरू कर देते हैं और इन सभी को वो करी बहुत पसंद आती है। तभी हिराको उनसे कहता है अगर तुम्हें ये करी पसंद ना आई हो तो तुम लोग इसे छोड़ भी सकते हो। लेकिन वो जैसे ही मुड़ के पीछे देखता है, वो सारे लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं ताकि वो दोबारा से खाना ले सके। लू और टिया इन कड़ी का इस्तेमाल उन कुत्तों को भगाने में कर रही होती है। चलो ये काम कर रहा है, पर मुझे इस बार भी करी नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, कम से कम इन लोगों ने करी खा तो ली। और मौसम बदलना भी शुरू होने लगा है, इसका मतलब विंटर्स आ रही हैं। फिर हिराको सोचता है कि एक बार भी हमारे घर के ऊपर बर्फ गिर गई तो हमारा बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए हमें सारी की सारी तैयारियां पहले ही करनी होगी। हिराको ने काफी सारी लकड़ियां पहले ही इकट्ठा करके रख ली। अब वो जाबूटोन के पास आता है और उसे पोटैटो देकर उससे कम्बल ले लेता है और ये सारे के सारे लोग विंटर आने से पहले अपनी सारी तैयारियां कर रहे होते हैं और साथ ही में ये एल्स भी काफी काम कर रही होती हैं।